सब्सक्राइब करिए मैड ओवर केमिस्ट्री चैनल को और बेल आइकन दबाएं नई वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर गुड। हम लोग का आज जो है बिल्कुल लास्ट टॉपिक पर हम लोग पहुंच गए हैं, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड प्रिपरेशन मेथड्स जो हैं वो सीख चुके हैं, कर चुके हैं। तो आज हम कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करने से पहले चलिए हम जरा सा इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोनिल ग्रुप है, तो इसके पास कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। यहाँ पर ऑक्सीजन एंड OH, ये इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये जो बॉन्ड फ्री है, यहाँ पर कोई भी एल्काइल या अराइल ग्रुप अटैच्ड होता है इससे। अब क्या होगा, आपको पता है कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन इससे इलेक्ट्रॉन्स अपने वापस लेगा। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन वापस लेगा तो इसके बाद इसमें क्या होता है, यहाँ पर मैं बनाती हूँ जो इसका स्ट्रक्चर बनकर के आता है वो किस तरह से आएगा। यहाँ आ जाएगा सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन के पास आएगा नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन के पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज एंड ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ठीक है, ये इस तरह का। अब ये आपको क्लियर हो चुका होगा, इतनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने पढ़ ली है कि अब आपको ये किस तरह से इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं, कैसे ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर लेता है और कैसे इस पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, ये अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर क्या होता है, देखिए यहाँ पर है पॉजिटिव चार्ज, अब इसको तो पॉजिटिव चार्ज हटाना है अपने ऊपर से, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास ये इसको डोनेट कर देगा। अब इसका हम देखते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा। ये आ जाएगा कार्बन, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड O एंड H। अब ये जो है इस ऑक्सीजन के पास आ जाएगा, हाँ अब ये जो है ये इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा और ऑक्सीजन के पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ का जो पॉजिटिव चार्ज था वो ट्रांसफर हो गया इस ऑक्सीजन के पास। तो ये जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसको हम क्या कहेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये आपको पता है कि ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इसके हो जाते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर समझना इसलिए जरूरी था कि आगे जो आपको एसिडिटी पढ़नी है वहां पर ये आपको हेल्प करेगा। अब इसमें भी ये ज्यादा स्ट्रक्चर जो है ये हमारे काम का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टेट्रावेलेंसी कार्बन की कंप्लीट नहीं हो रही, तो जो स्टेबल हम लेते हैं वो इसका ये वाला स्ट्रक्चर आता है। अब हम पढ़ते हैं इसकी एसिडिटी। कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी समझना बहुत जरूरी है, डेफिनेटली क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये इस टॉपिक का। तो चलिए इसकी हम पहले एसिडिक नेचर देख लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो एसिडिक नेचर है, सबसे पहले हम इसकी रिएक्शन देखते हैं मेटल से, फिर देखेंगे बेस के संग। तो ये सब आपने पहले पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस में, तो एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि किस तरह से ये मेटल के संग रिएक्शन शो करता है। तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन या किसी भी एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ होती है तो सॉल्ट बनता है एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। इस हाइड्रोजन गैस को कैसे चेक करेंगे, जब आप एक बर्न जलती हुई कैंडल जो है वो टेस्ट ट्यूब के पास लाओगे तो वो पॉप साउंड के संग बर्न होती है, तो ये पहचान होती है हाइड्रोजन गैस की। अब इसके बाद अगर आप एसिड की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के संग करवा रहे हैं तो सॉल्ट मिलेगा आपको एंड वाटर बनेगा। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपने पढ़ी हुई है पहले। इसके बाद अगर आप जो है इसकी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम मेटाकार्बोनेट के संग करवाएंगे तो सॉल्ट बनता है और यहाँ पर वाटर एंड CO2 गैस प्रोड्यूस होती है। अब इस CO2 को कैसे चेक करते हैं, अगर इसको आप लाइम वाटर से पास करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का टर्बिडिटी बन जाती है, प्रेसिपिटेट बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम कार्बन डाइऑक्साइड को भी चेक कर सकते हैं कि मिल्की वाटर हो जाता है, लाइम वाटर जो है वो इट टर्न्स मिल्की। अब हम देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये तो प्रूफ हो गया कि ये सारी रिएक्शन अगर कार्बोक्सिलिक एसिड देता है तो इट मींस ये एसिडिक है नेचर में। अब और अगर हम इसमें कुछ चेंजेस करते हैं, अगर ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड का ये जो स्ट्रक्चर है
इसमें अगर हम कुछ चेंज करते हैं तो ये किस तरह से बिहेव करेगा, इसकी एसिडिटी बढ़ती है, किस कंडीशन में इसकी एसिडिटी बढ़ेगी, किस कंडीशन में इसकी एसिडिटी रिड्यूस होगी, तो उसके डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट से हम देखते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है इस कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, ये जो R है, अगर इस R के संग कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है तो इस कार्बोक्सिलिक एसिड की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती है। इस कार्बोक्सिलिक एसिड के संग अगर यहाँ पर इस कार्बन के बाद जो भी एल्काइल ग्रुप लगा है या यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेगा तो वो इस एसिड की जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ा देगा। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा तो वो इसको, ये एसिड तो रहेगा लेकिन इसको वीक एसिड बना देगा। ठीक है, अब इसके हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी बहुत जरूरी है। बहुत सारी जगह आप कर चुके हो, प्रैक्टिस हमने बहुत जगह करी है इन चीजों की, तो एक बार फिर से इसको देखेंगे। अब पहला एग्जांपल हम ले लेते हैं। अगर यहाँ पर CH3 होना चाहिए R, एक H रिप्लेस करके हमने फ्लोरीन लगा दिया, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अब बताइए इसमें एसिडिटी किसकी ज्यादा होगी, क्योंकि अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो जो हेलोजन ग्रुप होते हैं ये हेलोजन ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं, इनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं जिस भी ग्रुप के संग ये अटैच्ड होंगे उससे। अब यहाँ पर हमने सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाए हुए हैं, तो किसकी एसिडिटी ज्यादा होगी, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो इसमें आपको पता है कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, देन क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो जो इसकी सीक्वेंस होगी वो इस सीक्वेंस में आएगा। जो फ्लोरीन होगा सब्स्टिट्यूएंट वो पहले सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, उसके बाद ये फिर इस तरह से। क्योंकि कैसे होता है ये, इसको समझ लीजिए। जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, अब जैसे फ्लोरीन यहाँ पर है, ठीक है, ये अटैच्ड है इस कार्बन से, एक H यहाँ पर है, एक H यहाँ है। अब ये COOH, इससे जब ये आयन होता है तो आपको पता है कि नेगेटिव आयन है और ये हाइड्रोजन आयन है, इस तरह से होता है ना। यहाँ पर हमने देखिए करा था ये, तो ये इस तरह से यहाँ पर हाइड्रोजन पे पॉजिटिव और यहाँ पर ये नेगेटिव, जो COH देखेंगे वो इस तरह से आ जाता है स्ट्रक्चर। अब जब ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, मतलब इस कार्बन से इस फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करा है, तो ये कार्बन किससे लेगा, इससे लेगा, इस कार्बन से, ये इससे विड्रॉ कर लेगा। अब क्या होगा, यहां पर हो जाएगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम। जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो ये हाइड्रोजन जो सॉल्यूशन में ये रिलीज करता, एसिडिक नेचर तो तभी होगा ना जब ये प्रोटॉन को रिलीज करेगा। तो जब ये हाइड्रोजन को रिलीज कर देता है तो ये वापस इसको रिजॉइन नहीं कर पाता है। हम लोग ये सब समझ चुके हैं पहले, तो आपके लिए अब इतना समझना मुश्किल नहीं है। तो ये इस हाइड्रोजन को जो है ये अपनी तरफ फिर से ऑक्सीजन, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव है, इस पे पॉजिटिव है, तो ये इसको अट्रैक्ट कर सकता है। एक बार इसने रिलीज करा, ठीक है, जब वाटर में इसको डिसॉल्व करा तो इसने रिलीज कर दिया, लेकिन उसके बाद रहेगा तो सॉल्यूशन में ना। तो अगर इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, क्योंकि इस कार्बन से तो इलेक्ट्रॉन ही ले रहा है, अब कार्बन किससे लेगा, इस ऑक्सीजन से, ये ऑक्सीजन किससे लेगा, इस ऑक्सीजन से। तो क्या होगा कि यहाँ अल्टीमेटली ये वाला जो ऑक्सीजन है इसके पास हो जाएगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो ये उतनी पावर इसके पास नहीं रहेगी कि ये हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर पाए, तो हाइड्रोजन जो है वो ज्यादा टाइम के लिए सॉल्यूशन में रहेगा, तो उसका एसिडिक नेचर बढ़ जाएगा। जब क्लोरीन आएगा तो उसकी पावर थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है, तो वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, उतना डेंसिटी नहीं कर पाएगा कम। तो एज कंपेयर टू अगर हम अमंग हेलोजन ग्रुप करते हैं तो ये जो है सीक्वेंस इस तरह से रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर इस कार्बन के संग तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिए और तीनों की जगह 3 क्लोरीन ग्रुप आ गए, यहाँ पर 2 और 1। अब यहाँ पर भी सेम चीज है, जब 3 हेलोजन ग्रुप अटैच्ड हैं, ये कार्बन है, इसके संग एक Cl ये है, एक Cl ये है और एक Cl ये है, ठीक है, और ये COH ग्रुप, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव। अब क्या होगा, ये इस कार्बन से ये क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, ये भी कर रहा है और ये भी कर रहा है, तो क्या होगा, इसके ऊपर तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, मतलब काफी कम इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो अब ये कहां से लेगा इलेक्ट्रॉन, ये इस कार्बन से लेगा,
ठीक है। अब जब तीन तरफ से प्रेशर आ रहा है तो ये और ज्यादा इनसे इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और ज्यादा यहाँ पर कम हो जाएगी, और ये हाइड्रोजन जो है ज्यादा टाइम के लिए, और ज्यादा टाइम के लिए वाटर में रह सकता है। तो इस तरह से जब एक कार्बन के संग ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होंगे तो वो मोर एसिडिक होगा। तो इसका सीक्वेंस क्या हो जाएगा, ये। ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। जब इस कार्बन से तीन CH3 ग्रुप अटैच्ड हैं और ये कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड के संग सी एसिड के संग अटैच्ड है, तब क्या होता है, यहाँ पर दो CH3 ग्रुप अटैच्ड है और यहाँ पर एक CH3 ग्रुप अटैच्ड है। तो आपको पता है जो ये अल्काइल ग्रुप्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। अभी तक यहाँ तक आपने देखा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं तो ये क्या होता है कि ये जो कार्बन है इससे जब ये CH3 तीन CH3 ग्रुप यहाँ पर अटैच्ड होंगे तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है इस कार्बन को, और यहाँ आएगा CO और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट करेगा, ये यहाँ डोनेट करेगा, तीनों जो CH3 ग्रुप है वो इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। अब इसके बाद जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो ये क्या करेगा, ये आगे डोनेट कर देगा, फिर ये आगे करेगा। तो इस तरह से इस ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो ये इस हाइड्रोजन को ज्यादा पावर के संग अट्रैक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पर जो इसका एसिडिक नेचर है वो रिड्यूस हो जाएगा। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े हुए हैं अभी तक। तो इसमें अगर हम एसिडिटी की बात कर लेंगे तो किस तरह से एसिडिटी का होगा सीक्वेंस, तो ये जिसके संग एक CH3 ग्रुप अटैच्ड है ये मोर एसिडिक होगा, दो वाला कम होगा, एंड देन फिर ये तीन वाला होगा। तो इस तरह से इनकी एसिडिटी जो है, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो जो आपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में देखा था उससे रिवर्स हो जाती है। अब जरा ये वाला क्वेश्चन एक सॉल्व करके देखिए। यहां पर COH बेंजोइक एसिड का मैंने स्ट्रक्चर बनाया है और उसके संग एक NO2 लगा दिया एक स्ट्रक्चर में, एक में हाइड्रोजन जैसे होता है, और एक यहाँ पर OCH3 ग्रुप लगा दिया है। अब इसमें आपको पहले ये देखना है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और कौन सा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। दोनों के आपने एग्जाम्पल अभी समझ लिए हैं। तो अगर आप NO2 देखते हैं तो NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये तो ये बेंजोइक एसिड हो गया, इसमें तो कोई बात नहीं, ठीक है। और ये जो है ये हो गया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक। तो अब इसमें किस तरह से स्ट्रक्चर रहेगा, किस तरह से इसकी रिएक्टिविटी रहेगी, जरा आप सॉल्व करके देखिए फटाफट। तो इसमें जो है जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, अभी आपने देखा कि जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होता है वो स्ट्रक्चर ज्यादा लेस एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर आप इसमें देखेंगे तो किस तरह से चलेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, हमेशा ये याद रखिएगा जिस भी स्ट्रक्चर के संग, जिस भी कार्बोक्सिलिक एसिड के स्ट्रक्चर के संग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। तो यहाँ पर अगर हम एसिडिटी कंपेयर करेंगे तो सबसे ज्यादा इसकी होगी, इसके बाद बेंजोइक एसिड की होगी, और सबसे कम होगी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जब एक, अगर हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे थे तो जितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कम थे उतनी ही उसकी एसिडिटी ज्यादा थी। तो यहाँ पर ये OCH3 जो है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, तो इसलिए इसकी एसिडिटी का जो पैटर्न होगा पहले इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, देन कार्बोक्सिलिक एसिड, और फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जिसके संग अटैच्ड होगा उसका हो जाएगा। अब देखो जरा यहाँ पे थोड़ा सा एक मैंने डिफरेंट करा है। यहाँ पर आप देखिए 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री कार्बन दे रखा है, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम है, कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच्ड है, सिर्फ यहाँ पर डिफरेंस आ गया 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री का। अब आपको यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर देखना है। देखो क्वेश्चंस सब चीजें ये आपने बेसिक पढ़ी हुई है, जो आपने अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करी थी तो वहां से आपने ये बेसिक चीजें पढ़नी शुरू कर दी थी, और हर चैप्टर में ऑलमोस्ट आ ही रही है ये चीजें। तो यहाँ तक आते आते अब आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ पर आपको हाइब्रिडाइजेशन देखना है, क्योंकि सब चीज पूरी, अब यहाँ पर अगर आप कार्बन देखोगे तो इस कार्बन के संग दो ही कार्बन अटैच्ड हो रहे हैं, ठीक है, एक कार्बन ये है, इसके संग एक CH3 है, इसके संग भी सेम है, तो यहाँ कार्बन पे तो कोई, कार्बन के नंबर पे तो कोई इफेक्ट जा नहीं रहा है।
अब यहाँ पर आपको देखना है हाइब्रिडाइजेशन। जरूरी नहीं है आपको इस तरह से स्ट्रक्चर जो है वो एक्सपेंड करके दिया जाए, आपको इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया जाएगा, ठीक है। उसके बेसिस पर जब भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देंगे आपको उसका स्ट्रक्चर लिखना होता है, स्ट्रक्चर लिखते ही सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो यहाँ पर आपको पता है कि जो 3 डिग्री है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो sp हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, sp हाइब्रिडाइज्ड जो कार्बन होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, देन sp2 की एंड देन sp3 की। तो ये चीजें आपको पता है। तो यहाँ पर जिसके संग 3 कार्बन बॉन्ड 3 बॉन्ड लगे होंगे कार्बन कार्बन के बीच में, मतलब जहां पर sp हाइब्रिडाइजेशन होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा मतलब वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ उतने ही इजीली करेगा। तो इसकी सबसे ज्यादा एसिडिटी, देन इसकी एंड फिर प्राइमरी की जहां पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। तो ये पूरा एसिडिटी का हो गया और एक क्वेश्चन तो इसमें से बनता ही बनता है। इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको बहुत ज्यादा परेशानी नहीं आएगी, ना कुछ बहुत ज्यादा समझने और रटने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वही चीजें हम रिपीटेडली करते आ रहे हैं, सिर्फ उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को आपको याद रखना है और यहाँ पर उन चीजों को फॉलो करना है। तो चलो देख लेते हैं सिंपल वे में किस तरह से आप इसको करेंगे। आप जब फॉर्मेशन, पहली केमिकल प्रॉपर्टी है फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड्स। कैसे एनहाइड्राइड फॉर्म होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो जब भी आप P2O5 से रिएक्शन करोगे और इसको हीट करोगे तो एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के रिक्वायर्ड होते हैं और इसको हीट करना जरूरी होता है। तो यहाँ पर क्या होगा आप समझ सकते हो, बिना मेरे बताए आपको पता चलेगा। मैंने जब स्ट्रक्चर इस तरह से लिखा है कि यहाँ से आपको वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिड्यूस करना है। यहाँ से ये आपने एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया, तो इसके बाद ये क्या बच गया ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन जो है ये इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, ऑक्सीजन के थ्रू इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है। तो ये ऑक्सीजन जो है इस कार्बन के संग भी बॉन्ड बना लेगी और इस कार्बन के संग भी बना लेगी और ये क्या बन जाएगा आपके सामने एनहाइड्राइड। तो मेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है कि आप जब भी रिएक्शंस की प्रैक्टिस करेंगे तो उनको रटिए मत, उनको लिखने की प्रैक्टिस करिए कि किस तरह से आप उनको अरेंज करेंगे। हमेशा एक सा पैटर्न चल रहा होता है रिएक्शंस को लिखने का। तो ये जब आप सेल्फ स्टडी करोगे उसी से आपकी प्रैक्टिस होगी। सेकंड, एस्टरिफिकेशन बहुत फेमिलियर है आप इस रिएक्शन से। जब भी कोई कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल के संग रिएक्शन करेगा एसिड के प्रेजेंस में, तो क्या होगा यहाँ पर हमेशा डिहाइड्रेशन होता है ना, वाटर इसमें से रिलीज होगा और जो है यहाँ पर ये क्या बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। अब इसके लिए एस्टरिफिकेशन के लिए 2 कंडीशंस बहुत जरूरी होती हैं, वो आप नोट डाउन कर लीजिए। पहली तो यहाँ पर जो R है, R के संग कोई भी लेस स्टेरिक मतलब स्मॉलर ग्रुप अटैच्ड होना चाहिए जिससे स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो। अगर इसके संग लेस स्टेरिक हिंड्रेंस वाला कोई ग्रुप अटैच्ड है तो एस्टरिफिकेशन जो है वो बहुत फास्ट होगा, ठीक है, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी तो स्मॉलर ग्रुप अटैच्ड होने चाहिए। सेकंड क्या चीज हो गई कि अगर यहाँ इस कार्बन के संग कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड होगा, जो अभी हम आगे इसका एसिडिक नेचर समझ करके आए हैं, तो अगर इसके संग कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड होगा तो वो भी एस्टरिफिकेशन को फेवर करेगा, ठीक है। तो ये 2 कंडीशन इसके साथ जरूरी हो जाती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे एसिड क्लोराइड फॉर्मेशन। ये रिएक्शंस आपने सब पढ़ी हुई है अल्कोहल में कि किस तरह से आप इनको प्लेस करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड PCl5 से रिएक्शन होगी तो क्या होगा, इसको अगर हम अरेंज करें तो किस तरह से अरेंज करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस कम है तो अगर मैं देखो PCl5 इसको हम कैसे लिख सकते हैं P, अच्छा यहाँ पर हमने लिख दिया Cl, यहाँ अगर मैं लिख दूं PCl3, ठीक है, और यहाँ पर लिख दूं Cl, तो ये बन गया PCl3 और 4 एंड 5 PCl5 हो गया। अब यहाँ से आप इसको बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए तो ये क्या बन गया एसिड क्लोराइड बन गया RCOCl प्लस POCl3 प्लस HCl। तो इस तरह से आपको बॉन्ड ब्रेक करने आने चाहिए। ऐसे ही आप SOCl2 में कर लीजिए।
अगर आपने यहाँ पर एक क्लोरीन लिखा है, यहाँ पर आप लिखोगे SO और यहाँ पर क्लोरीन, ये बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए, तो क्या बन गया RCOCl, SO2 गैस निकल जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये रिएक्शन, मैंने आपको अल्कोहल में भी बताई थी। और यहाँ पर जो है सॉरी अल्काइल हैलाइड जब हमने पढ़ा था वहां पर आपने ये रिएक्शंस पढ़ी थी, और ये HCl बन जाता है, और यहाँ पर क्या बन जाता है एसाइल क्लोराइड फॉर्म हो जाता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर PCl3 है, जब यहाँ पर Cl3 है तो आप जो ये लोगे कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके भी 3 मॉलिक्यूल्स लोगे, और इसी तरह से आप यहाँ पर Cl3 लिखोगे, और यहाँ पर आप लिखेंगे Cl3 आ गया, और यहाँ आ जाएगा P, तो ये 3 मॉलिक्यूल हो जाएंगे, तो ये निकल जाएगा, इससे बन जाएगा 3ROCl एंड H3PO3। इसको आप अपने आप बॉन्ड ब्रेक करके और तब लिख करके देखिएगा। तो ये पूरा आपका हो गया फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, एसिडिफिकेशन एंड एसिड क्लोराइड फॉर्मेशन। अब नेक्स्ट रिएक्शन है जब अमोनिया के संग कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन करता है। जब अमोनिया के संग करता है तो ये एसिड अमाइड फॉर्म करता है, या एसिडामाइड भी इसको बोलते हैं, तो एसिडामाइड फॉर्म करता है। तो अब देखो किस तरह से होता है, जब कार्बोक्सिलिक एसिड अमोनिया के संग रिएक्शन करेगा तो कुछ नहीं है, सिंपल, ये हाइड्रोजन जो है इस हाइड्रोजन के संग कंबाइन हो जाएगा और ये अमोनियम सॉल्ट फॉर्म कर लेगा, अमोनियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसको सॉल्ट को जब हीट करा जाएगा तो ये क्या करेगा, हीट करने पर -H2O होगा, और ये क्या बन जाएगा एसिडामाइड बन जाएगा। ठीक है, दिस इज एसिडामाइड। अब अगर बेंजीन रिंग में 2 COH ग्रुप अटैच्ड हैं तो ये अमोनिया किस तरह से रिएक्शन शो करेगा, कुछ नहीं करेगा, यहाँ पर सिर्फ ये बनेगा, ये अमाइड फॉर्म होगा, थैलामाइड फॉर्म होगा, CONH2, यहाँ पर CO और ये NH2, इसके 2 मॉलिक्यूल्स आएंगे, NH2 आ जाएगा और यहाँ पर NH2 आ जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर भी निकल जाएंगे और ये बन जाएगा थैलामाइड। अब जब इस थैलामाइड को स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं हम, स्ट्रॉन्ग हीट करने पर अमोनिया जो है यहाँ से निकल जाता है, और क्या बनेगा CO, यहाँ पर भी इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन होगी, जहां पर ये NH ग्रुप के थ्रू 2 मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल है, यहाँ पर इंट्रामॉलिक्यूलर होगा, इंटरमॉलिक्यूलर नहीं होगा, इंट्रामॉलिक्यूलर होगा। तो यहाँ पर इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और ये इस तरह से थैलीइमाइड बन जाएगा, पहले अमाइड था अब बन जाएगा इमाइड। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपकी अमोनिया के संग हो गई। अब रिडक्शन की जो है काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहाँ पर हो जाती है। आप ये पढ़ते आए हो, अभी तक आपने काफी अच्छे से पढ़ लिया है कि जब भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करोगे किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो गया, ईथर इसमें इसकी प्रेजेंस में करता है, या B2H6 हो गया, और उसके बाद फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन या एसिड हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अल्कोहल फॉर्म होता है, प्राइमरी अल्कोहल आ गया। अगर यहाँ पर मैं एडिशनल आपको एक बार रिवाइज करा दे रही हूँ, अगर आप इसकी रेड फॉस्फोरस और HI के संग रिएक्शन करते हैं तो एल्केन फॉर्म होते हैं। ये मैंने इसलिए लिखे क्योंकि कन्वर्जन में बहुत आपको हेल्प करता है ये वाला रिएक्शन। तो अभी आप यहाँ तक नोट करिए, इसके अंदर रिडक्शन का आपको थोड़ा सा पार्ट और करवा देती हूँ, इसको जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिए। तो रिडक्शन में हम आगे देखते हैं, जो डाइबोरेन होता है, आपने देखा कि रिडक्शन में जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है और डाइबोरेन जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, प्राइमरी अल्कोहल में। तो यहाँ डाइबोरेन के लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं। देखिए जो डाइबोरेन है, इट कैन नॉट रिड्यूस एस्टर, नाइट्रो ग्रुप और हेलो ग्रुप। ये आपको ध्यान रखना है, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको नोट डाउन करनी है, और ये एक दो बार आप रीड करेंगे वो याद हो जाती हैं आपको। अब देखिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड का एक कंपाउंड है, इसका जब हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो क्या होगा, जो भी ये COH ग्रुप होगा, ये जो CO होगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में। जो एस्टर है ये भी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप को और एस्टर दोनों को जो है अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन अगर आप इसकी जगह लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की जगह अगर डाइबोरेन लेंगे तो डाइबोरेन जो है वो एस्टर को रिड्यूस नहीं करेगा, एस्टर, नाइट्रो ग्रुप या हेलो ग्रुप, अगर इसकी जगह कोई भी हेलो ग्रुप लगा होता है या नाइट्रो ग्रुप लगा होता है उसको भी वो रिड्यूस नहीं करता, और ये इस तरह से यहाँ पर सिर्फ इस COH को जो है वो अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, बाकी एस्टर ऐसे ही रहेगा। तो ये मेन डिफरेंस यहाँ पर आपको नोट करना है। नेक्स्ट रिएक्शन है डीकार्बोक्सिलेशन।
डिकार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है, ये आपको कन्वर्जन में बहुत इंपॉर्टेंट आपको चीजें याद रखनी है कि जब भी आप कन्वर्जन करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो अगर n नंबर ऑफ कार्बन है और रिएक्शन डिकार्बोक्सिलेशन की रिएक्शन आपको पता है कि सोडा लाइन की प्रेजेंस में होती है, और सोडा लाइन क्या होता है NaOH प्लस CaO। ठीक है, तो इसकी सोडा लाइन की प्रेजेंस में जब होता है तो हमेशा वन कार्बन लेस कंपाउंड फॉर्म होता है, वो होता है एल्केन। तो ये आपको याद रखना है, जितना भी कार्बन आप कार्बोक्सिलिक एसिड वाले कंपाउंड में ले रहे हो उससे एक नंबर कम आपको कार्बन यहाँ पर मिलेगा। तो जब इस तरह की कन्वर्जन रिएक्शन होती है कि जहां पर आपको वन लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है वो वाला कंपाउंड चाहिए होता है, तो आप वहां पर डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस करेंगे। इसकी हम डिफरेंट रिएक्शन में आपको बता देती हूँ। देखो जो ये रिएक्शन होती है ये 2 स्टेप्स में होती है। सबसे पहले जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो NaOH के संग रिएक्शन करेगा और इसका सोडियम सॉल्ट फॉर्म कर लेगा। ठीक है, अब वो जो सोडियम सॉल्ट होगा वो NaOH के संग रिएक्शन करेगा और ये एल्केन फॉर्म कर लेगा और यहाँ से सोडियम कार्बोनेट जो है वो बाहर आ जाएगा, इसीलिए इसको डिकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक तो ये कार्बन है, एक ये कार्बन, और यहाँ कितना रह गया, एक कार्बन, तो ये वन नंबर लेस कार्बन यहाँ पर हमको मिल गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आपको बहुत ध्यान से करना है। इसी में हम देख लेते हैं दूसरा डिकार्बोक्सिलेशन की। यहाँ पर देख लो, फिनाइल एसिटिक एसिड के संग जब इसका डिकार्बोक्सिलेशन करते हैं हम NaOH की प्रेजेंस में, तो पहले इसका सोडियम सॉल्ट बनेगा और जब उस सोडियम सॉल्ट की आप फिर से NaOH से रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, Na आ जाएगा। अगर ये इसका पहले हम सेकंड स्टेप में लिख दे रही हूँ, अब आपको यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करके इसका सोडियम सॉल्ट बन गया। सेकंड स्टेप में ये सोडियम सॉल्ट फिर से इससे रिएक्शन करता है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये देखिए, ये Na2CO3 ये बाहर आ गया और हमारे पास क्या बच गया, ये बच गया CH3 ग्रुप आ गया इसमें। अब ये एल्केन बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सोडियम सॉल्ट लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का और उसको वाटर में जब डिसॉल्व करते हैं, तो ये आपने 11th क्लास में पढ़ी थी रिएक्शन, एनोड पर और कैथोड पर किस तरह से रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स आपने लिए, तो आप इसमें ये देखिए कि कितने टाइप के आयन प्रेजेंट हो गए। एक तो ये अनायन हो गया, एक कैटायन हो गया, ये अनायन कैटायन हो गया एंड ये अनायन हो गया। तो 4 तरह के आयंस जो है आपको सॉल्यूशन में मिलते हैं जब भी आप सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हो। तो अब इसके बाद इलेक्ट्रोलिसिस होगा, तो कैसे होगा, इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में आपको पता है कि एक रिएक्शन एनोड पर होती है और एक कैथोड पर होती है। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपको याद करनी है। अब एनोड पे क्या होगा, ये जो CH3CO आयन है, जो एसिटेट आयंस हैं, ये ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। ऑक्सीडाइज होकर के क्या बनाएंगे, ये C2H6। यहाँ पर आपको कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस में ये ध्यान देना है कि यहाँ पर इवन कार्बन नंबर जो है ये फॉर्म होते हैं। ठीक है, और एक नंबर इंक्रीज हो जाएगा। डिकार्बोक्सिलेशन में एक नंबर रिड्यूस होता है और कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस में एक कार्बन नंबर जो है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस होता है यहाँ पर हमेशा इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम ही आपको मिलता है। तो यहाँ पर जब आप इसका ऑक्सीडेशन होगा एनोड पर, तो क्या मिलेगा हमको, ये इथेन मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिलीज होंगे क्योंकि एनोड पर रिएक्शन हो रही है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये जो हाइड्रोजन आयन पड़े हुए हैं इनको जाकर के रिएक्शन करेंगे, इनको रिड्यूस करेंगे, इनका यहाँ पर हाइड्रोजन का रिडक्शन होगा और ये हाइड्रोजन गैस जो है ये फॉर्म हो जाएगी। अब सॉल्यूशन में क्या बच गया, सोडियम बच गया और OH आयन बच गए, तो ये NaOH फॉर्म करके सॉल्यूशन में ही पड़े रहते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपकी हो गई। नेक्स्ट रिएक्शन आती है, नेक्स्ट फिर नेम रिएक्शन है, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, हेल्वोलाहर्ड-जेलेंस्की रिएक्शन। तो इसमें हेल्वोलाहर्ड-जेलेंस्की रिएक्शन में क्या करना है आपको कि ये एसिड आपने ले लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, इसमें हमेशा जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड लोगे उसमें अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। तो अल्फा हाइड्रोजन है इसमें RCH2COH, मैंने इस तरह से आपको अल्फा हाइड्रोजन दिखा दिया है। अब ये हेलोजन से रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस,
तो क्या होगा, ये जो X2 है ये आकर के ये इस तरह से ये बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो ये जो है यहाँ से ये रिप्लेस हो जाएगा और ये जो X है ये इससे अटैच्ड हो जाएगा, जो हेलोजन ग्रुप है वो यहाँ पर अटैच हो जाएगा इस कार्बन के संग, और जो है ये अल्फा हेलो कार्बोक्सी एसिड फॉर्म हो जाता है। तो बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, इसमें कुछ नहीं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन होना मस्ट है। इसके बाद रिंग सब्स्टिट्यूशन देख लेते हैं। रिंग सब्स्टिट्यूशन में आप जब भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो ये ध्यान रखना है आपको कि ये रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी है। कार्बोक्सिलिक एसिड की कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में नाइट्रेशन अगर आप करवाएंगे तो क्या होगा, जो नाइट्रो ग्रुप होगा, NO2 ग्रुप जो होगा वो मेटा पोजीशन पर आएगा और बनेगा मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ऐसे ही अगर आप ब्रोमीन के संग इसकी रिएक्शन करवाएंगे, जब ब्रोमीन के संग करवाएंगे तो ब्रोमीन जो है वो भी मेटा पोजीशन पर आएगा और क्या बनाएगा, मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। तो ये तो हो गया पूरा आपका केमिकल प्रॉपर्टीज कार्बोक्सिलिक एसिड की। अब जो बात मैं आपको बोलने जा रही हूँ वो मैंने यहाँ बोर्ड पर लिखी नहीं है और इंटेंशनली नहीं लिखी है मैंने, क्योंकि वो मैं बोलूंगी और वो आपको लिखनी है। ये नंबर ऑफ टाइम्स ऑलमोस्ट एवरी ईयर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं दे डू नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। व्हाई? अब आप खुद सोचिए, क्योंकि ये क्या है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये क्या है, रिंग डीएक्टिवेटिंग है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन को ये पुल करता है। ठीक है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। और एल्युमिनियम क्लोराइड क्या होता है, AlCl3 एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में होता है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। तो जो AlCl3 है वो क्या है, लुईस एसिड है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए और COH के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो ये उसके संग कंबाइंड करके कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है, इसलिए फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपको नोट डाउन करना है, जो मैंने अभी बोला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप बहुत सारा स्टार लगा करके रख लो। ये ऑलमोस्ट हर साल रिएक्शन पूछी जाती है, बहुत छोटी सी चीज होती है जो बच्चे स्किप कर देते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इससे इसका नेक्स्ट वीडियो जो है मैं कुछ आपको इसमें कन्वर्जन्स करवाऊंगी कार्बोक्सिलिक एसिड के, क्योंकि बहुत जगह आपने अभी तक आपने काफी इसमें देखा होगा कि काफी चीजें रिपीट हुई हैं जो आप पहले पढ़ चुके हैं। तो बेसिक पढ़ते पढ़ते अब आप हाई लेवल पर आ गए हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, तो काफी कुछ चीजें जो है वो बेस बन चुका है, तो इतना मुश्किल नहीं हुआ। तो अब इसमें कन्वर्जन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो कन्वर्जन पर मैं नेक्स्ट वीडियो मेरी कन्वर्जन पर होगी। तो आप नोटिफिकेशन जो है वो बेल ऑन करके रखिए, तो इसकी जो नई वीडियो रिलीज होगी जिसमें मैं आपको कन्वर्जन्स करवाऊंगी, तो उसका जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड कीप प्रैक्टिसिंग।